हेलो हेलो सभी जनों को। अब हम आ गए हमारे अध्याय तीसरे में, हमारे 10वीं कक्षा के विज्ञान के, और जिसका नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है, धातु और अधातु क्या है, इन दोनों में क्या समानताएं हैं, ये दोनों किस तरह से अलग हैं, ये हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से इस्तेमाल में आते हैं, हम सब कुछ ये पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल वक्त जाया नहीं करते। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि हम धातु एवं अधातु को क्यों पढ़ते हैं। आखिर हमको क्यों पढ़ना पड़ता है, ये पढ़ते हैं। ठीक है, ये ऐसे है, पढ़ते हैं। ठीक है, गलती हो गई। तो पहला तो है हमारा उपकरण और हथियार, मकान और गगनचुंबी इमारतें, कंप्यूटर और वाहन। ये सारी जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं जिनके बिना हमारा जीवन आगे बढ़ता ही नहीं। हमारा मकान, हमारे उपकरण, हमारे वाहन, कंप्यूटर जिसमें आप ये सब देख रहे हैं, वो सब जो है, उन सब बनाने वाली सामग्री क्या होती है, वो सारी बनाने वाली सामग्री होती है धातु एवं अधातु। ठीक है, इसलिए हम पढ़ते हैं कि धातु एवं अधातु के क्या गुण होते हैं, इन सब के बारे में हमको पढ़ना पड़ता है ताकि ये सारी चीजों के बारे में हम समझ पाए। दूसरा है, पुरातत्वविद ने मानव इतिहास में विभिन्न अवधियों को पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग के रूप में बांटा है। मतलब जो हमारी अवधियां हैं, हमारे जो पुराने पुराने हिस्टोरियंस जो थे हमारे, इन सब ने, तत्वविद मतलब हिस्टोरियन, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, उन सब ने क्या करा, उन सब ने हमारा जो मानव इतिहास है उसको विभिन्न अवधियों में बांटा, और उन अवधियों को क्या क्या नाम दिया, पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये सारे धातु जैसे जैसे हमारे पुरखों को मिले, वैसे वैसे उनका जीवन बदलने लग गया। तो जब पाषाण मिला तो वो अलग हुआ, कांस्य हुआ तो अलग हुआ, लौह हुआ तो और भी ज्यादा इनका विकास हुआ। तो इस तरह से हमारे अलग अलग अवधियों में बांटा गया है। तो इसलिए हमको पढ़ना है कि आखिर ये धातु इतने क्यों महत्वपूर्ण थे कि ये इन सारे अवधियों को इनका नाम ही दे दिया है आखिर, है ना। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, औजार बनाने के लिए कांसे और लोहे का उपयोग करने की क्षमता न हमारे पूर्वजों के लिए जीवन को बहुत आसान बना दिया। तो मतलब जो औजार बना, पहले किससे बनते थे, पहले लकड़ी वगैरह से, लकड़ी पत्थरों से बनते थे। फिर जैसे जैसे कांसे और लोहे का उपयोग करने लगे तो उनकी क्षमता से हमारे पूर्वजों के लिए हमारा उनका जीवन जो है बहुत आसान हो गया। क्यों, क्योंकि उनसे औजार और भी ज्यादा अच्छे बनते हैं, और भी ज्यादा शक्तिशाली बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनका जीवन बहुत आसान हो गया। ये किस तरह से हुआ, हम ये पढ़ेंगे। तांबे और लोहे का आज भी बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, बिजली के तारों में, स्टील बनाने में। आप इस वीडियो को एक फोन या कंप्यूटर पर देख रहे हैं जो सिलिकॉन आधारित चिप का उपयोग करता है। वह भी एक अधातु है जो हमारे पूर्वजों को नहीं मिली थी, जो पूर्वजों के लिए अज्ञात थी। तो उस समय से लेकर आज तक हमारे जो धातु और अधातु है वो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं कि छोटी से छोटी चीज, जो आपके हाथ में जो आपका फोन है या फिर कंप्यूटर है, उसमें भी जो सिलिकॉन आधारित चिप है, वो भी एक अधातु है जो हमारे पूर्वजों के पास नहीं था। तो ये अधातु धातु किस तरह से हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल किए जाते हैं और इन सारी चीजों में किस तरह से उपयुक्त होते हैं, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया हम धातु एवं अधातु को क्यों पढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा सरल चीज थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर धातु क्या है, आपने मैम बोल दिया धातु एवं अधातु का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन धातु है क्या। ठीक है, तो धातु एक ऐसा पदार्थ है जो एक चमकदार प्रकृति का है। ठीक है, धातु जो है वो चमकदार प्रकृति का है, लचीला, उसको हम इंग्लिश में मेलेबल बोलते हैं, और नमनीय, डक्टाइल होता है, और गर्मी और बिजली का संचालन करता है। ठीक है, तो धातु क्या है, धातु पहला तो है चमकदार प्रकृति का। ठीक है, धातु है एक चमकदार प्रकृति का। दूसरा वो है लचीला। ठीक है, उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं हम। ठीक है, और तीसरा है नमनीय। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए अगर आपको ये शब्द अज्ञात लग रहे हैं तो। शब्द हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, लचीला होता है, चमकदार होता है, नमनीय होता है, उसके साथ साथ में ये और गर्मी का बिजली और गर्मी का संचालन करता है, का संचालन। ठीक है, ये करता है
हमारा धातु। ठीक है, ये 3 चीजें समझ में आ गई। पहले 4 चीजें, पहले तो है ये चमकदार प्रकृति का होता है, दूसरा ये लचीला होता है, तीसरा ये नमनीय होता है और चौथा ये गर्मी और बिजली का संचालन करता है। आगे क्या है, धातुएं आमतौर पर कठोर होती हैं और उनका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस तापमान पर जो हमारा धातु है वो गलने लग जाता है वो, और कथनांक जिस तापमान पर हमारा धातु जो है वो उबलने लग जाता है वो बहुत ही ज्यादा अधिक होता है। तो हमारे दिनचर्या में जब हम इस्तेमाल करते हैं धातुओं का तो वो आसानी से गलता और उबलता नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, 5वां क्या हो गया, धातु होता है कठोर, अक्सर आमतौर पर कठोर होता है। कुछ धातु ऐसे होते हैं जो थोड़े से नरम होते हैं, आमतौर पर धातु कठोर होता है। उसका गलनांक और कथनांक बहुत उच्च होता है, बहुत हाई होता है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारा जो गर्मियों में भी हम जब अगर धातुओं का इस्तेमाल करते हैं तो आसानी से गलते नहीं है, आसानी से उबलते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको गलने के लिए और भी ज्यादा अधिक तापमान चाहिए। ठीक है, इसीलिए धातु कठोर भी होते हैं। ठीक है, तो क्या मिल गया हमको, 5 6 मिल गए हमारे को पॉइंट्स। ठीक है, पहला तो है चमकदार होता है, दूसरा है लचीला होता है, तीसरा है नमनीय होता है, चौथा है गर्मी और बिजली का संचालन करता है, 5वां है आमतौर पर कठोर होता है, और छठा क्या है, उसका गलनांक और खतनांक जो है वो उच्च होता है। ठीक है, समझ में आ गया धातु क्या है। देखते हैं अब अधातु क्या है। अधातु क्या है, अधातु में लचीलापन, डक्टिलिटी या मेलेबिलिटी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लचीलापन, तन्यता, कठोरता जैसे गुण नहीं होते। मतलब अधातु जो है वो लचीला नहीं होता, उसमें तन्यता नहीं होती और कठोरता नहीं होती। लचीलापन और तन्यता क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल उसमें परेशान मत होना। बट ये याद रखना कि धातु जो है उसमें लचीलापन, तन्यता ये सब होता है, और अधातु में लचीलापन और तन्यता जैसे गुण और कठोरता जैसे गुण नहीं होते। तो अधातु क्या होता है, अधातुएं भंगुर होती हैं, ब्रिटल होती हैं। तो अगर आप किसी हथौड़े से लेकर उसको मारेंगे तो वो क्या है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा अधातु। लेकिन धातु जो है, जो हमारा धातु है, उसको अगर आप किसी हथौड़े से मारेंगे तो वो बस अपना थोड़ा सा क्या है, अपना रूप बदल लेगा, लेकिन वो ऐसे टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो भंगुर नहीं है। तो अधातु का पहला क्या है, वो लचीलापन, तन्यता और कठोरता नहीं है, ऐसे गुण अधातु में नहीं है। ठीक है, पहला तो समझ में आ गया। दूसरा क्या है, अधातुएं भंगुर होती हैं। भंगुर मतलब आसानी से टूट जाती हैं। ठीक है, भंगुर होती हैं। भंगुर को हम इंग्लिश में ब्रिटल भी बोलते हैं, ब्रिटल। ये अधातु होते हैं, अधातु भंगुर हो जाते हैं। भंगुर मतलब जो अगर आप उसको मारते हैं, उसको हथौड़े से मारते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जबकि धातु नहीं टूटते। आप कभी आपके पास में कोई लोहे का टुकड़ा हुआ, आपने उसको इसे हथौड़े से मारा तो क्या आप देखते हैं कि वो लोहे का टुकड़ा टूट जाता है? नहीं ना, वो बस थोड़ा सा ऐसा मुड़ जाता है, थोड़ा सा अपना रूप बदल लेता है। तो वो क्यों? क्योंकि वो लोहा धातु है। और अधातु क्या है, अधातु जैसे कोई पत्थर हो गया या फिर है ना ऐसी चीजें हो गई, तो हम उसको अगर तेजी से मारेंगे, हीरा हो गया, हीरे को अगर हम तेजी से हथौड़े से मारेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है, अधातुएं गर्मी और बिजली की सुचालक नहीं होती। हमने क्या पढ़ा था, धातु जो है वो गर्मी और बिजली का संचालन आराम से करते हैं, लेकिन अधातु जो है वो गर्मी एवं बिजली का संचालन नहीं करते। ठीक है, समझ में आ गया धातु और अधातु किस तरह से अलग हैं। धातु लचीला होता है, उसमें तन्यता होती है, वो कठोर होता है, लेकिन अधातु में ये कोई चीज नहीं होती। जो अधातु है वो भंगुर होता है, लेकिन धातु जो है वो कठोर होता है, वो आसानी से टूटता नहीं, अधातु टूट जाता है, भंगुर होता है। तीसरा क्या है, धातु जो है वो बिजली और गर्मी का संचालन करता है, अधातु जो है वो गर्मी और बिजली का संचालन नहीं करता। तो धातु का बिल्कुल विपरीत होता है अधातु। जो धातु होता है उसका बिल्कुल विपरीत होता है अधातु। धातु मतलब
धातु और अधातु मतलब धातु धातु नहीं, अधातु मतलब धातु के बिना, तो वो क्या हो गया अधातु। तो अधातु वो है जो धातु नहीं है, धातु के बिल्कुल विपरीत। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर। भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर। तो भौतिक गुण क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी, ठीक है। भौतिक गुण जो हमको दिखते हैं, हमको देखने में पता पड़ता है कि अच्छा इनमें इतना इतना फर्क है। आपको कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करनी पड़ती ये अंतर बताने के लिए, ये गुण बताने के लिए, ठीक है। तो भौतिक गुणों के आधार पर हम धातु और अधातुओं का अंतर कैसे कर सकते हैं? पहला तो है हमारी चमक। तो चमक का क्या है? धातु जो है वो चमकदार होते हैं और अधातु चमकदार रूप के नहीं होते, ठीक है। दूसरा क्या है? आघातवर्धता मतलब लचीलापन, ठीक है। तो धातु को पीट कर पतली चादर में बनाया जा सकता है, लेकिन अधातु क्या होते हैं? भंगुर होते हैं, नाजुक होते हैं, तो इन्हें पीट कर पतली चादर में बनाया नहीं जा सकता, है ना। बहुत ही जो धातु को किया जा सकता है वो अधातु के साथ में नहीं किया जा सकता। धातु चमकदार है तो अधातु चमकदार नहीं है। धातु को पीट कर पतली चादर में बनाया जा सकता है, लेकिन अधातु को पीट कर पतली चादर में बनाया नहीं जा सकता। तीसरा क्या है? तीसरा है तन्यता। तन्यता क्या है? धातु में पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता होती है। तो धातु जो है उसको हम खींच कर पतले पतले तारों में बना सकते हैं। आपने देखा होगा बिजली के जो तार हैं वो सारे पतले पतले तार होते हैं, वो क्या होते हैं? वो धातु के बने हुए होते हैं। तो धातु जो है वो पतले तारों के रूप में खींच सकता है, उसमें खींचने की क्षमता होती है, लेकिन अधातु में पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। उसको आप खींचने जाओगे तो वो टूट जाएगा, क्यों? क्योंकि वो भंगुर होता है, ठीक है। चौथा देखते हैं। चौथा है कठोरता। धातु आमतौर पर कठोर होते हैं और अधातु आमतौर पर मुलायम होते हैं या फिर भंगुर होते हैं। मुलायम जहाँ पे आप भंगुर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर भंगुर होते हैं, ठीक है। पांचवा क्या है? गर्मी और बिजली की चालकता, ठीक है। गर्मी और बिजली की चालकता मतलब वो गर्मी और बिजली का संचालन करता है कि नहीं। तो धातु क्या है? धातु गर्मी और बिजली के का संचालन करता है, तो वो एक सुचालक है। और गर्मी और बिजली का जो संचालन है वो अधातु नहीं करता, तो गर्मी और बिजली कुचालक है। मतलब गर्मी और मतलब अधातु कुचालक है, तो मतलब गर्मी और बिजली जो है उसका संचालन अधातु से नहीं हो सकता, जबकि गर्मी और बिजली का संचालन धातु से हो सकता है। समझ में आ गया भौतिक गुणों से कैसे हम बता सकते हैं? चमक से बता सकते हैं, लचीलेपन से बता सकते हैं, तन्यता से बता सकते हैं, कठोरता से बता सकते हैं और गर्मी और बिजली की चालकता से बता सकते हैं, ठीक है। जो धातु कर सकता है वो अधातु नहीं कर सकता, और जो अधातु कर सकता है वो धातु नहीं कर सकता, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत है। आगे बढ़ते हैं फिर। धातुओं की चमकदार सतह। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई दे रहा है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या करा? हमने आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ऐसे 4 धातुओं के नमूने ले लिए, ठीक है। और वो नमूने किस तरह से दिख रहे हैं हम देखेंगे। हम फिर क्या करेंगे? हम रेगमाल या फिर सैंड पेपर, जो हमारा खुरदुरा सा एक पेपर होता है, उसको लेंगे और उसको रगड़ेंगे प्रत्येक नमूने के सतह पर और उसको साफ कर देंगे अगर कोई गंदगी हो रही होगी। और गंदगी जब हट जाएगी तो हम देखेंगे कि जो हमारा धातु है वो बहुत ही ज्यादा चमकदार है। जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, ये एल्यूमिनियम हो गया, ये आयरन हो गया, ठीक है, ये कॉपर हो गया और ये मैग्नीशियम हो गया। और ये सारे जो हमारे धातु हैं वो बहुत ही ज्यादा चमकदार दिख रहे हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आता है? अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, ठीक है। तो धातु के इस गुण को धात्विक चमक या फिर मेटालिक लस्टर कहते हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो धातु है वो अपने शुद्ध रूप में बिना किसी गंदगी, बिना किसी अशुद्धता के जब रहता है तो उसकी सतह जो है वो बहुत ज्यादा चमकदार होती है। और धातु के इस गुण को धात्विक चमक बोलते हैं। कौन से गुण को? इस चमकदार सतह के होने के गुण को, चमकदार सतह के होने के गुण को हम धात्विक चमक या फिर मेटालिक लस्टर भी बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, ये तो पहला हो गया हमारा मेटालिक। धात्विक चमक क्या है? धात्विक चमक क्या है आखिर? मेरे साथ में दोहराइए। धातु के सतह का चमकदार होना।
ठीक है। धात्विक चमक क्या है? धातु के सतह का चमकदार होना, ये एक धातु का गुण है और इस धातु के गुण को हम धात्विक चमक या फिर मेटालिक लस्टर बोलते हैं। हम इंग्लिश को इसको मेटालिक लस्टर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? मेटालिक लस्टर या फिर धात्विक चमक क्या है? ठीक है, उसका चमकदार सतह होता है धातु का, उसको हम धात्विक चमक या फिर मेटालिक लस्टर बोलते हैं। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं फिर। धातुओं की कठोरता। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि धातुएं आमतौर पर कठोर होती हैं। हर धातु की कठोरता अलग अलग होती है। तो हमने यहाँ पे क्या करा? हमने आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए। आप कोई भी लोहे का टुकड़ा ले लीजिए। आप वो जो लोहे की स्केल होती है, हमारे पास में रूलर होता है, वो ले लीजिए। उसको फिर आप क्या करें? आप तेज धार वाली चाकू से काटने का प्रयास करें। और जब आप उसको काटने की कोशिश करेंगे तब आप देखेंगे कि वो जो धातु है वो आसानी से कटता ही नहीं। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि धातु जो है वो आमतौर में कठोर होते हैं, वो आसानी से चाकू से कटने वाले नहीं होते। और हर धातु की जो कठोरता है वो अलग अलग होती है। मैग्नीशियम की कठोरता अलग होगी, तांबे की कठोरता अलग होगी, एल्यूमिनियम की अलग होगी। तो हर धातु की कठोरता अलग अलग होती है, लेकिन आमतौर पर धातु सारे के सारे जो हैं वो कठोर होते हैं। आमतौर पर कुछ धातु हैं जो कठोर नहीं होते हैं, लेकिन आमतौर पर सारे धातु जो हैं वो कठोर होते हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि धातु कठोर होते हैं और इस गुण को हम क्या बोलते हैं? धातुओं की कठोरता। धातुओं की कठोरता क्या है? धातु आमतौर पर जो कठोर होते हैं वो धातुओं का एक गुण होता है, उसको हम धातुओं की कठोरता बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही सरल चीज थी। धातुओं की कठोरता क्या है? धातु का कठोर होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। बहुत ही ज्यादा सरल था। धातु की अघात वर्ध्यता और तन्यता। अघात वर्ध्यता और तन्यता हमने पहले भी पढ़ा था, तो आप परेशान हो रहे होंगे कि मैम कौन से शब्द बोल रही हो, क्या बोल रही हो। अब हम पढ़ेंगे कि अघात वर्ध्यता और तन्यता क्या है। ठीक है, अघात वर्ध्यता को हम इंग्लिश में मैलेबिलिटी भी बोलते हैं और तन्यता को हम डक्टिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। अगर आपको जरूरत पड़े इसके लिए हमने बता दिया। आगे देखते हैं अघात वर्ध्यता क्या है। किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए, तब हम इन धातुओं के आकार में परिवर्तन देखेंगे। जैसे मैंने बताया था, आप किसी भी लोहे का टुकड़ा लेंगे और उस पर 2-3 बार हथौड़े से मारेंगे तो वो टूटेगा नहीं, वो अपना जो रूप है, वो अपना जो आकार है वो हल्का सा बदल लेगा। तो हम क्या देखेंगे? धातुओं को पीट कर पतली चादर के आकार में बनाया जा सकता है। जो धातु जो है उसको पीट पीट कर हम पतली चादर में बना सकते हैं। और इस गुण को, धातु जो पिट कर पतली चादर में बन जाता है, ये धातु का एक गुण होता है और इस गुण को हम अघात वर्ध्यता भी कहते हैं। तो अघात वर्ध्यता क्या है? धातु जो पिट कर पतली चादर के आकार में बन सकते हैं, ये धातुओं का एक गुण होता है, तो उसको हम अघात वर्ध्यता कहते हैं। तन्यता क्या है? तन्यता भी बिल्कुल अघात वर्ध्यता की तरह ही होता है। तन्यता जो है वो, उसका मतलब है धातु को खींचकर हम पतली तार में बदल सकते हैं। ठीक है, बदल सकते हैं। इस गुण को क्या बोलेंगे हम? सोचिए, इस गुण को क्या बोलेंगे? इस गुण को तन्यता या फिर डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? डक्टिलिटी या फिर तन्यता क्या है। अघात वर्ध्यता क्या है? धातु को पीटकर पतली चादर में बदलने का गुण। तन्यता क्या है? धातु को खींचकर पतली तार में बदलने का गुण। ये जो दोनों गुण हैं वो धातुओं में पाए जाते हैं और वो अधातु में पाए नहीं जाते। तो अघात वर्ध्यता है पतली चादर में बदलना, तन्यता है हमारे पतले तार में बदलना। ठीक है, इन दोनों गुण को हम अघात वर्ध्यता और तन्यता कहते हैं। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं फिर। अघात वर्ध्यता और तन्यता के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या है? अघात वर्ध्यता मतलब पतली चादर में बदल सकता है, तो इन पतली चादरों से हम क्या क्या कर सकते हैं? हम जेवर बना सकते हैं।
ठीक है, हम ज्वेलरी बना सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक जना जो है वो धातुओं से यहाँ पे जेवर बना रहे हैं, ज्वेलरी बना रहे हैं। तो किस वजह से? वो अगाध वर्धता की वजह से है। और तन्यता से क्या होता है? तन्यता से हम बिजली के तार बना सकते हैं। तन्यता क्या होता है? पतली तार में बदलने की क्षमता। ठीक है, धातु की पतली तार में बदलने की क्षमता। तो पतली तार में हम क्या बना सकते हैं? हम पतली तार से बिजली का तार भी बना सकते हैं। और अगाध वर्धता मतलब उससे हम जेवर बना सकते हैं। ठीक है, जेवर बना सकते हैं। तो आपको अनुप्रयोग समझ में आ गए। सिर्फ जेवर ही नहीं, हम और भी बहुत सारी चीजें अगाध वर्धता और तन्यता की वजह से बना सकते हैं। यहाँ पे उसके चित्र दे रखे हैं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। तो अनुप्रयोग क्या हो गया? जेवर बन सकते हैं और बिजली का तार भी बन सकता है। अगाध वर्धता मतलब पतली चादर में बदलना, पतली शीट में बदलना, और तन्यता मतलब पतले पतले तार में बदलना। समझ में आ गया? उनका अनुप्रयोग भी समझ में आ गया। क्या है? जेवर बन सकता है और बिजली का तार बन सकता है। आगे देखते हैं फिर, धातुएं ऊष्मा के सुचालक के रूप में। तो जो धातु है, मैंने बताया था, धातु जो है वो गर्मी का संचालन करते हैं, है ना। धातु जो है वो गर्मी का संचालन करते हैं। तो इस वजह से हम हमेशा धातुओं के कढ़ाई में, धातुओं के वेसल्स या फिर यूटेंसिल्स या फिर पात्र में खाना बनाते हैं। क्यों? धातुओं के बर्तन में हम खाना क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो धातु है वो गर्मी, वो आग की गर्मी ले सकता है और इससे वो खाने को पका सकता है। तो धातु जो है वो ऊष्मा का संचालन करता है और धातु के जो बर्तन है उसके अंदर जो खाना रखा होता है उसको वो पका सकता है। जबकि अधातु जो है वो खुद ही जलने लग जाएगा। आप सोचिए, अगर आप पेपर के एक बर्तन में खाना बनाने रखेंगे तो क्या होगा? वो कागज जो है वो कागज खुद ही जलने लग जाएगा, है ना, और वो खाने को भी जला देगा। तो इस वजह से हम पेपर या फिर अधातु का इस्तेमाल नहीं करते हैं खाना पकाने में, हमेशा धातुओं का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा का संचालन करते हैं और उस ऊष्मा के संचालन के वजह से पूरा का पूरा बर्तन गर्म होता है और उससे हमारा खाना जो है वो पकता है। इसके साथ साथ धातु जो है उसका गलनांक जो है वो बहुत ज्यादा अधिक होता है। तो हम कितना भी धातु को गर्म करें, वो बहुत ही ज्यादा कम चांसेस होते हैं उसके कि वो जो हमारा बर्तन है वो भी गलने लग जाए। तो हम उस जो हमारा जो बर्तन है धातु का, उसको बहुत देर तक हम गर्म कर सकते हैं और वो बर्तन गलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका गलनांक जो है वो बहुत ज्यादा उच्च होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो हमको बहुत ज्यादा तापमान देना पड़ेगा कि वो जो बर्तन है वो खुद गलने लग जाए। और उतने तापमान की हमको खाना पकाने में जरूरत नहीं है, हमको थोड़ा सा तापमान चाहिए। और धातु जो है वो उतने छोटे कम तापमान में गलता नहीं है। तो इस वजह से गर्मी का संचालन करना और गलनांक का अधिक होना, उच्च होना, हमारे को खाना पकाने में धातुओं के बर्तन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया धातु के बर्तन क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? गर्मी का संचालन और गलनांक का उच्च होना। समझ गए भाई? आगे बढ़ते हैं फिर। आगे क्या है? धातुएं ऊष्मा के संचालक। अच्छा, ये ऊष्मा नहीं है, ये बिजली है। ठीक है, ये बिजली है। तो ये है बिजली। तो बिजली के सुचालक के रूप में, बिजली के सुचालक मतलब ये धातु जो है, धातु बिजली का संचालन करता है, बिजली का संचालन करता है। ठीक है, धातु जो है वो बिजली का संचालन करता है। हमको किस तरह से पता पड़ेगा? जिस भी धातु की जांच करनी है उसे दिए हुए विद्युत सर्किट या फिर परिपथ में टर्मिनल ए यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों जगह के सिरों के बीच में एक लगा दें। ठीक है, ऐसे हमने एक धातु बीच में हम ऐसे लगा देंगे। और अगर हमारा बल्ब जला, इस परिपथ में हमारा बल्ब जला, तो इसका मतलब क्या हो गया? धातु संचालन करता है। और यदि हमारा बल्ब नहीं जला तो मतलब धातु संचालन नहीं करता। इससे हमको क्या समझ में आ जाएगा? इससे हमको समझ में आ जाएगा कि धातु जो है वो सुचालक है कि नहीं। और अक्सर जब हम ए और बी, हमारा टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में किसी धातु को लगाते हैं तो बल्ब जलता है अक्सर।
कई बार। ठीक है, कभी कभी होता है कि कुछ धातु सुचालक नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर ये जो धातु हैं वो सारे सुचालक होते हैं बिजली के। तो हम टर्मिनल ए और टर्मिनल बी पे लगाते हैं तो पूरा का पूरा परिपथ कंप्लीट हो जाता है ना। और ये कंप्लीट परिपथ क्या करता है, बल्ब को जला देता है। ठीक है, विद्युत का संचालन कर कर बल्ब को जला देता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्या है, ये सारे गुण हैं धातुओं के। ठीक है, धातुओं की ध्वनिक प्रकृति। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक या फिर सोनोरस कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको सोनोरस कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे धातु हैं वो कठोर सतह पर टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं, तो एक ध्वनि जैसा सा उत्पन्न करते हैं। हमारे पास जो घंटियां होती है, हम घंटी किससे बनता है, घंटी एक धातु से बनता है, और जब हम घंटी बजाते हैं तो एक ध्वनि आती है ना, तो उस ध्वनि को उत्पन्न करने के गुण को हम धातु की ध्वनिक प्रकृति कहते हैं। क्यों? क्योंकि धातु ये ध्वनि उत्पन्न करता है किसी भी कठोर सतह से टकराने पर। ठीक है, तो धातु के का ध्वनिक प्रकृति समझ में आ गया। धातु जब भी कठोर सतह से टकराते हैं तो एक आवाज उत्पन्न करते हैं और उन्हें ध्वनिक कहते हैं। उन्हें ध्वनिक क्यों कहते हैं? ध्वनिक का मतलब होता है कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करने वाला पदार्थ। और ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ध्वनि उत्पन्न करता है, जो आवाज उत्पन्न करता है कठोर सतह पे लग के? धातु। तो धातु की ये ध्वनिक प्रकृति है और धातु को हम ध्वनिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कठोर सतह से लगकर आवाज उत्पन्न करता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं फिर। अधातुओं के गुण। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने धातुओं के गुण पढ़े थे। अब हम अधातुओं के गुण पढ़ेंगे। अधातुओं के गुण भी छोटे छोटे से हैं, बिल्कुल धातुओं के उल्टे हैं। देखते हैं क्या है। अधातुओं में धातुओं से जुड़े कोई भी भौतिक गुण नहीं होते, मतलब धातुओं जैसा तो बिल्कुल नहीं है अधातु। ठीक है, आगे देखते हैं। अधातु भंगुर होते हैं, हमने पढ़ा था। अधातु को अगर हम हथौड़े से मारे तो वो रूप नहीं बदलते, वो पूरा का पूरा टूट जाते हैं, वो नाजुक होते हैं। तो अधातु भंगुर होते हैं। दूसरा क्या है, वो आम तौर पर नरम ठोस या गैस होते हैं। नरम ठोस मतलब सॉफ्ट सॉलिड। ठीक है, सॉलिड लेकिन बहुत ही ज्यादा नरम। ठीक है, तो नरम ठोस या फिर गैस के रूप में ही होते हैं क्या? अधातु आमतौर पर। लेकिन ब्रोमीन ऐसा एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल होता है। ठीक है, लिक्विड होता है। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो हमारे कमरे के तापमान पर कमरे के तापमान पर तरल होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पहले से देखते हैं एक बार। अधातु भंगुर होते हैं। अधातु या तो नरम ठोस या फिर गैस के रूप में होते हैं। और ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल होता है। ठीक है, चौथा क्या है? अधातु ना तो निंदनीय होते हैं। निंदनीय मतलब अघातवर्धित, मतलब उनको पीट कर हम पतले चादर में नहीं बदल सकते हैं। और ना ही तन्य होते हैं, मतलब उनको खींच कर हम पतली तार में भी नहीं बदल सकते। ठीक है, इतना समझ में आ गया। धातु बिल्कुल उल्टे हैं हमारे। धातु हमारा पतली चादर बन जाते हैं, धातु हमारा तार बन जाते हैं, लेकिन अधातु वो कुछ भी नहीं कर सकते। और आखिरी क्या है? आखिरी है ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब संचालन नहीं करते। गर्मी और बिजली, ऊष्मा और विद्युत का संचालन अधातु नहीं करते। अधातुओं के गुण समझ में आ गए। पहला है भंगुर होते हैं, दूसरा है आमतौर पर नरम ठोस या गैस होते हैं, लेकिन ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल होता है। चौथा है कि अधातु ना तो निंदनीय या फिर अघातवर्धित और ना ही तन्य होते हैं, यानी कि दोनों को पतले चादर में या फिर खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता है अधातु से। और आखिरी क्या है? ये ऊष्मा और बिजली के कुचालक होते हैं या संचालन अच्छा नहीं करते। समझ में आ गए गुण। आगे बढ़ते हैं फिर। आगे क्या है? धातु और अधातु में अपवाद स्वरूप
मामले, मतलब एक्सेप्शनल केसेस। धातु आमतौर पर कठोर होते हैं, हमने पढ़ा था, लेकिन आमतौर पर कठोर होते हैं। और अधातु जो हैं वो अक्सर जो है हमारा ठोस होता, हमारे नरम ठोस होते हैं, या फिर पानी, या फिर तरल होते हैं, या फिर गैस होते हैं। लेकिन इन सब में भी अपवाद स्वरूप मामले हैं जो कि बिल्कुल अलग होते हैं। कुछ ऐसे धातु होते हैं जो सारे कठोर नहीं होते, कुछ धातु होते हैं जो हमारा जो विद्युत है और हमारा जो गर्मी है उनका संचालन नहीं करते हैं, कुछ अधातु होते हैं जो चमकीले होते हैं। तो ये सारे अपवाद स्वरूप मामले हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं। क्या क्या है देखते हैं। धातुओं का गलनांक वैसे तो अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। गैलियम और सीजियम जो है ये दो ऐसे धातु हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है, वरना जितने भी धातु होते हैं उन सब का गलनांक जो है वो बहुत अधिक होता है। एक और ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है। कौन सा धातु है वो है मरकरी। मरकरी इकलौता ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर भी तरल रहता है, लिक्विड रहता है। वो क्या है, वो है मरकरी। ठीक है, तो पहला समझ में आ गया, धातुओं का वैसे तो गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है धातु होते हुए भी। और एक और धातु है जो हमारे कमरे के तापमान पर तरल रहते हैं, वो कौन सा धातु है, वो धातु है मरकरी। ठीक है, समझ में आ गया पहला अपवाद स्वरूप मामला। दूसरा क्या है, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। वैसे तो चमकदार होना, वैसे तो धात्विय चमक जो है वो धातु का एक गुण है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो कि चमकीला होता है, लस्ट्रस होता है। ठीक है, जो लस्टर है वो अक्सर जो चमकने की क्षमता है वो अक्सर धातुओं में होती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। ठीक है, अगला क्या है, कार्बन ऐसे अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। कार्बन एक ऐसी अधातु है जो अलग अलग रूपों में विद्यमान रहती है। कार्बन डायमंड के रूप में भी होता है, हीरे के रूप में भी होता है, कार्बन ग्रेफाइट के रूप में भी होता है, कार्बन ग्राफीन के रूप में भी होता है। तो कार्बन जो है वो एक ऐसा अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। ठीक है, समझ में आ गया, इतना समझ में आया, ये सारे जो अपवाद स्वरूप मामले हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं फिर, धातु और अधातु के और भी कुछ अपवाद स्वरूप मामले हैं हमारे आगे। क्या है, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा जो है वो एक अधातु है। अधातु वैसे तो भंगुर होने चाहिए, लेकिन हीरा जो है वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। अपरूप मतलब वो कार्बन से बना हुआ ही है। ठीक है, कार्बन अलग अलग जगहों पर जब जुड़ता है, कार्बन कभी कभी एसिड जुड़ जाता है ना, कार्बन कभी कभी ऐसे जुड़ जाता है, तो कार्बन जो है वो अलग अलग रूपों में जुड़ते हैं। तो हीरा जो है वो कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक है, एलोट्रोप कहते हैं हम उसको इंग्लिश में। तो हीरा, मान लीजिए अगर हीरे में कार्बन ऐसे जुड़ा है, तो क्या दूसरे किसी और अधातु में कार्बन ऐसा कुछ जुड़ा होगा, तो कार्बन जो है वो अन्य अन्य तरीके से जुड़ता रहता है, अलग अलग तरीके से जुड़ता रहता है। उनमें से एक है हीरा। तो हीरा एक अपर रूप है या फिर एलोट्रोप है। आगे क्या है, कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अब कार्बन का एक और जो अपर रूप है, मान लीजिए कार्बन ग्रेफाइट में इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से कार्बन जुड़ा हुआ, ये हीरे में जुड़ा हुआ था इस तरह से, इसलिए वो हीरा बन गया। और ग्राफीन में, ग्रेफाइट में इस तरह से कुछ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो ग्रेफाइट बन गया। और ये जो ग्रेफाइट है वो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। वैसे तो हमारे जो अधातु है वो कुचालक होने चाहिए, वो विद्युत का संचालन नहीं करने चाहिए, लेकिन ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। तो ये क्या है, ये अपवाद स्वरूप मामले हैं, ये सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं। ये कुछ कुछ हैं धातु और अधातु दोनों जगह पर जो गुण हैं जो उनके थोड़े अलग होते हैं नॉर्मल अधातु और धातु से। तो अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है।
समझ आया। आगे देखते हैं क्षारीय धातु। क्षारीय धातु मतलब हमने पढ़ा ना अम्लीय और क्षारीय। तो क्षारीय धातु जो होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। वैसे तो धातु बहुत कठोर होते हैं ना, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, इन सबको तो चाकू से नहीं काटा जा सकता, लेकिन जो क्षारीय धातु होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वो इतने मुलायम होते हैं कि वो चाकू से भी आसानी से कट जाते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। कुछ कुछ चीजें होते हैं होते हैं धातु, जो धातु के आम तौर पे जो गुण होते हैं उनको फॉलो करे बिना उनके अलग ही थोड़े गुण होते हैं। तो क्षारीय धातु का ये अलग क्या गुण है कि वो इतने मुलायम होते हैं कि वो चाकू से भी कट जाते हैं। समझ आ गया इतना? आगे बढ़े फिर। आगे क्या है, रासायनिक गुणों में अंतर। अब दोनों के धातु और अधातु में रासायनिक गुणों में भी अंतर होगा। अभी तक हमने भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था, अब हम रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक गुण क्या है, जब मैग्नीशियम रिबन Mg को जलाया जाता है तो राख को पानी में घोलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड घोल मिलता है। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड घोल है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो क्या हमको समझ में आ रहा है, मैग्नीशियम जो है उसको जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम पानी में घोलते हैं, ऑक्सीजन नहीं, ये जल है, नहीं गलत, ये ऑक्सीजन ही है, सॉरी। ठीक है, तो जब हम इसको पानी में घोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो हमको क्षारीय प्रकृति का एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। जब हम हमारे धातु को जलाते हैं तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने पानी में मिलाया, उस राख को हमने पानी में मिलाया, पानी में घोलकर हमको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिला, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, जो कि एक बेस होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। धातु को जलाकर उसके राख को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, आगे देखते हैं। अब अधातु में क्या होता है, जब सल्फर या फिर अधातु पाउडर को जलाया जाता है तो राख को पानी में घोलकर सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल मिलता है। तो हमको इससे क्या, देखिए यहाँ पे सल्फर के पाउडर को हमने जलाया ऑक्सीजन के साथ तो सल्फर डाइऑक्साइड मिला, सल्फर डाइऑक्साइड को जब हमने पानी में घोला तो सल्फ्यूरस एसिड मिला। ठीक है, एसिड मतलब अम्ल, तो ये क्या हो गया, ये अम्लीय प्रकृति का हुआ, अम्लीय प्रकृति का हुआ। समझ आया? तो हमको क्या समझ में आया इससे, धातु जो है, धातु को जलाकर उसके राख को पानी में जब हम मिलाते हैं तो हमको क्षारीय घोल मिलता है ना। और अधातु को जलाकर उसके राख को जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो एक अम्लीय घोल देता है, अम्लीय घोल देता है। क्षारीय घोल हमको क्या मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और अम्लीय घोल हमको क्या मिलता है, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ठीक है, समझ में आ गया। रासायनिक गुणों में अंतर क्या है, धातु को जब हम जलाकर पानी में मिलाते हैं तो क्षारीय मिलता है घोल, और अधातु को जलाकर राख को पानी में मिलाते हैं तो अम्लीय मिलता है घोल। आप ये उदाहरण याद रखिए, धातु में हम मैग्नीशियम के साथ में करते हैं और अधातु में हम सल्फर के साथ में करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आ गया, प्रश्नों का उत्तर करते हैं, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। ठीक है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए। पहला क्या है, जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, द्रव या फिर तरल होती है। तो हमने पढ़ा था ऐसा एक धातु जो हमारे कमरे के तापमान पर भी तरल होती है, क्या था उसका उत्तर है मरकरी। याद है ना, मरकरी एक इकलौता ऐसा धातु है जो हमारे कमरे के तापमान पर भी तरल रहता है, द्रव रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्या है, ऐसा धातु जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो हमने पढ़ा था कि क्षारीय धातु जो हैं वो इतने मुलायम होते हैं कि उनको चाकू से
काटा जा सकता है। तो वो कौन से धातु होते हैं? वो होते हैं पहला तो लिथियम, ठीक है, दूसरा हो गया सोडियम, ठीक है, और तीसरा हो गया पोटेशियम। ठीक है, समझ में आ गया। ये 3 होते हैं जिन्हें चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। तीसरा क्या है? जो ऊष्मा को सबकी सबसे अच्छा चालक हो, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, ये आप याद रखिए, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है वो होता है सिल्वर, या फिर चांदी लिखते हैं हम उसको इंग्लिश में, चांदी, और क्या होता है, और कॉपर या फिर तांबा। ये दो जो हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे चालक होते हैं, किसके? ऊष्मा और बिजली के। ठीक है, समझ में आ गया। चौथा क्या है भाई? ऐसा धातु जो ऊष्मा का कुचालक हो। ऐसा कौन सा धातु है जो ऊष्मा का कुचालक होता है? याद रखिएगा, लेड और मरकरी। ये ऐसे दो धातु हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जो गर्मी का संचालन नहीं करते, जो ऊष्मा का संचालन नहीं करते, तो ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कौन से? लेड और मरकरी। ठीक है, ये याद रखने की चीजें हैं। बस तापमान, कमरे के ताप में तरल कौन सा रहता है? मरकरी। आसानी से कौन सा काटा जा सकता है? क्षारीय धातु। कौन से क्षारीय धातु? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक सिल्वर और कॉपर, और ऊष्मा का सबसे कुचालक कौन सा धातु करता है? लेड और मरकरी। यहाँ पे हमने सिर्फ धातु लिए हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रश्न में ही बोल दिया था कि ऐसे धातु का उदाहरण दे रहे हैं, धातु का ही उदाहरण देना है। वरना हमारे तो बहुत सारे पास थे, हमारे पास में ऊष्मा के कुचालक, हमारा कागज भी एक कुचालक है, हमारा हीरा भी एक कुचालक है, लेकिन इन्होंने धातु बोला है, इसलिए धातु कौन से हैं? लेड और मरकरी जो है वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। पहला प्रश्न समझ आ गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं अब। अघात वृत्त और तन्य का अर्थ बताइए। तो अघात वृत्त का मतलब क्या है? धातु का वो गुण जिससे वह पिटकर पतली चादर या शीट के आकार की हो जाता है। ठीक है, आकार का हो जाता है। तो अघात वर्तता क्या है? धातु का वो गुण जिससे वो पिटकर पतली पतली चादर या फिर शीट में बदल दिया जाता है। अब तन्यता क्या है? तन्य क्या है? तन्य वो है धातु का वो गुण जिससे वह खिंचकर पतली तार में बदल दिया जाता है। समझ आया? दोनों क्या है? ये तो है अघात वृत्त मतलब तो क्या? धातु का वो गुण जिससे कि वो पतली पतली चादरों में बदल सकता है, और तन्यता मतलब धातु का वो गुण जिससे वो खिंचकर पतली तार में बदल दिया जाता है। समझ में आ गया? धातु और अधातु का जो हमारा बेसिक डिफरेंस, जो हमारे बेसिक अंतर है वो क्या है, समानताएं क्या है, उसके एक्सेप्शनल केसेस क्या है, ये सब समझ में आ गए ना? आप ये सब कुछ रिवाइज कर लीजिए। इस सेशन के लिए इतना ही था। तब तक के लिए अगला जो हमारा सेशन होगा, तब तक के लिए आप ये सब कुछ रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए और स्टडी रूम के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।